नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुर्जर। आज अपना चलेगा हिंदी व्याकरण का PYQs। पहला चैप्टर क्लियर हो चुका है अपना, और उसके अंदर नॉर्मल है, वैसे बेसिक परिचय मैंने आपको बताया है केवल उसके बारे में। आज अपना चलेगा PYQs। हम क्या कर रहे हैं बताए आपको, जो परिचय मैंने आपको करवाई दिया, अब वो तो केवल परिचय ही तो है। अरे परिचय ही तो है, वो परिचय में से भी निचोड़ते हैं। परिचय में से भी क्या करेंगे, जो काम काम की चीज है उसको निचोड़ करके बाहर निकालते हैं। कि हो सकता है हम परिचय की तरफ ध्यान देते ही नहीं है, और उसके अंदर से ही वो पूछ ले, बता भाई, किताब के पन्ने ऊपर से ही पूछ ले वो, बता भाई इसका सही जवाब क्या होगा। लिपियां कितने प्रकार की होती हैं, अब उस परिचय के अंदर ही हमने पढ़ा है कि लिपियां कितने प्रकार की होती हैं। उसके भी हम पर्सन बना करके आपको यहाँ दे रहे हैं। चैनल के ऊपर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना लाइक, क्योंकि आपको पता है इस चैनल के ऊपर सभी क्लासें फ्री चल रही हैं, निःशुल्क चल रही हैं, पैसा नहीं देना है। मैं करवाऊंगा आपको, सारी क्लासें फ्री करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ जो करवाया जा रहा है, अब PYQ करवाया जा रहा है। इसकी PDF कहाँ मिलेगी? PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप सर्च भी कर सकते हैं कमला देवी इंस्टीट्यूट के नाम से, आपको लोगों के साथ मिल जाएगा। तो अब बिना देर किए सीधा शुरुआत करते हैं हिंदी भाषा के बारे में। इसका लगभग 15 क्वेश्चन बढ़ेंगे, मोस्ट बढ़ेंगे। परिचय से ही 15% जो बार बार पूछ लिया जाता है, और आप आधार से ही निकल जाते हैं। गलती मत करना, पहले बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना है वीडियो को। अब शुरू करते हैं। बस हो गया NCERT बैच, यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब चल रही है कक्षा 9 से 12 रचना प्रबोध, उसी का चल रहा है, उसी का करवा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की ये सेशन और ये क्लास। भाषा, बोली, व्याकरण और लिपि, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। समाज की इकाई क्या होती है, किसे माना जाता है समाज की इकाई? मनुष्य। मनुष्य क्या होती है समाज की इकाई? क्योंकि एक एक मनुष्य से एक तो समाज बनता है। एक मनुष्य ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, और एक मनुष्य ये हो गया, एक मनुष्य ये हो गया, एक मनुष्य ये हो गया। अब ये बनेगा क्या? परिवार। और एक परिवार ये, एक परिवार ये, एक परिवार ये, एक परिवार ये, ऐसे मिलाकर के ये पूरा क्या बनेगा? 2-4 परिवारों को मिलाकर के बनाया जाएगा, उससे बनेगा समाज। यानी कि ढाणी बनेगी, गांव बनेगा, फिर जो है ब्लॉक बनेगा, तहसील बनेगी, जिला बनेगा, राज्य बनेगा, देश बनेगा। ठीक है, तो ऐसे बनता है अपना समाज। तो समाज जो इकाई होती है मेन, वो क्या होती है? मनुष्य। और जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? गांव। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई किसको माना गया है? गांव को। यानी कि गांव से मिलकर के ही तहसीलों का निर्माण किया जाता है। तहसीलों में विधानसभा होती है, विधानसभा से MLA चुनकर जाता है, सांसद चुन के जाते हैं, सांसद क्षेत्र होता है। तो सबसे छोटी इकाई गांव, यानी गांव का सरपंच होता है। क्या होता है? सरपंच होता है। ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया होगा आपको पर्सन। और क्योंकि इतना लंबा नहीं खींचेंगे, ज्यादा लंबा खींचने से दिक्कत होगी फिर, तो अब इसको सल्टा देते हैं पहले ही। नेक्स्ट, भारत की सभी भाषाओं की सूत्र भाषा, यानी कि सूत्र भाषा का मतलब होता है भाषाओं की जननी, जहां से सारी भाषाएं निकली है, उसको बोलते हैं सूत्र भाषा। कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है, C इज ए करेक्ट आंसर। यानी कि देखो ये संस्कृत का लिख रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको सुना देता हूँ। त्रेशम त्रेशन शादम वदम ओम भारकाम त्रम दवद्यदम। ठीक है, तो ये संस्कृत की है और ये लिखा हुआ है। तो सभी भाषाओं की जननी क्या है? भारतीय भाषाओं की जननी माना जाता है, इसलिए इसको भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है। प्राचीनतम भाषा है, इसी से अन्य भाषाओं का क्या हुआ है? विकास हुआ है, निकली है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? यानी कि हिंदी भाषा कहाँ से निकल करके आई है?
पहले संस्कृत बनी, फिर संस्कृत से ब्राह्मी जैसे प्राकृत हुई, ऐसे कैसे बनी है, उसका क्रम क्या है? तो देखिए संस्कृत हुआ, पाली भाषा, पाली बड़ा है ये, पाली ऐसे आएगा, इसको सही कर लेना, मैं पहले बाद में लूंगा, अभी नहीं लूंगा, अगले दिन मिल जाएगी आपको। पाली भाषा ये है, फिर पाली से बड़ी प्राकृत, प्राकृत से प्राकृत का बिगाड़ हुआ। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? अपभ्रंश का मतलब होता है कि किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, उसी को हम अपभ्रंश बोलते हैं। तो अपभ्रंश यानी कि इसका प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश हुआ, फिर उसी से क्या निकली है? हिंदी निकली है। हिंदी को अगर लगभग बात करें तो ये कब की देन है? हिंदी भाषा 1000 ईस्वी की, ठीक है। 1000 ईस्वी को हिंदी भाषा का क्या हुआ था? प्रादुर्भाव हुआ था, यानी कि निकली थी। आधुनिक अब वर्तमान में चल रही है, अब देखो ये अब 2000 ईस्वी चल रही है, यानी कि हिंदी को निकले हुए लगभग कितने साल हो चुके हैं? 1000 साल हो चुके हैं हिंदी आए हुए, हिंदी भाषा को चलते हुए 1000 साल हो चुके हैं। अभी भी इसमें विकास चल रहा है, हिंदी के ऊपर विकास चल रहा है। जैसे पहले जो ये था ये इसको हम बोलते हैं, देखो ये बता दो आपको, ये ठीक है, ये इसको क्या बोलोगे आप? बह नहीं है, ये है क्या? जय, जय झंडा। अब तो हम ये ऐसे लिखते हैं जय झंडा, अब वर्तमान में ये है। पहले जय झंडा क्या था? ये था जय झंडा। ये अब बंद हो चुका है ये रूप, अब इसको चला दिया गया है, लेकिन है तो ये हिंदी का ही, लेकिन अब ये धीरे धीरे इसका मानक रूप इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ये जय ऐसे बन गया है। तो मतलब धीरे धीरे सुधार होता होता आगे तक, अब शुरुआत की जो हिंदी निकली थी 1000 ईस्वी में, उस समय आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि हिंदी इसमें क्या लिखा हुआ है। हिंदी में है वो, लेकिन वो पहचान नहीं पाओगे आप उन शब्दों को, क्योंकि वो जो है वर्णमाला जो है ना, मानक रूप अब जो है ना, तो इसको आप कई बार भय बोलेंगे। तो अब ये तो भय है, चला भी है ये अभी किताबों में, प्राचीन जो किताबें हैं अभी भी 20-1 साल पुरानी किताब, उसमें आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये भय है, दिखाई देगा आपको, लेकिन है क्या? ये जय। और आप 100 साल 500 साल पहले जाएंगे तो फिर समझ जाओगे क्या आप कि ये क्या लिखा है ना। इसलिए ये विकास चलता रहा है और भी चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा, ये विकास प्रक्रिया है। वर्तमान में हिंदी चल रही है, इसके मानक रूप कई बदल चुके हैं, वर्तमान में मानक रूप अब चल रहा है, वो मानक वर्णमाला जो चल रही है मैंने बता दिया है, पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें देख लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? स्थानीय रूप क्या होता है? भाषा का जो छोटा रूप होता है उसको हम बोलते हैं बोली, उपभाषा बोलते हैं उसको, ठीक है, मैंने बता रखा है। इसको बोली बोलते हैं, डायलेक्ट बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं उपभाषा। बताइए क्या बोलेंगे हम इसको? उपभाषा भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। ये छोटे रूप में होती है, जैसे बड़े रूप में होगी ना, तो बड़े रूप में क्या होगी, उसको हम भाषा का दर्जा दे देंगे बड़े रूप को, ठीक है। तो ये छोटे क्षेत्र में है तो इसको क्या बोलेंगे हम? बोली बोलते हैं। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि सीमित क्षेत्र में, लिमिटेड एरिया में बोली का अपना लिखित साहित्य और व्याकरण अक्सर नहीं होता है, यानी कि ये तो फालतू बकवास लिख रखा है। लेकिन छोटे क्षेत्रों में, जैसे अलवर के क्षेत्र में, अलवर और जयपुर वाले जो इलाका है उसमें ढूंढाड़ी भी है, मेवाती भी है, और जो है आपकी खड़ी बोली भी है, जैसे बैराट का जो इलाका है उसमें खड़ी बोली भी बोली जाती है। तो ये बोली है छोटे छोटे एरिया के अंदर, उसको हम बोलियां बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बाणी, यह कहावत किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। बोली के लिए। राजस्थान के अंदर ये प्रसिद्ध कहावत है, बोली के ऊपर चली है ये कहावत कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बाणी, यानी कि कोस कोस पर, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर में आप यहाँ पानी पी लिया, अब इसके बाद 3 किलोमीटर जाओगे तो वहां पानी का स्वाद थोड़ा अलग हो जाएगा। कोस कोस पर पानी बदले, यानी कि ये कोस के बाद दूसरे कोस पे जाएंगे तो पानी का स्वाद थोड़ा अलग हो जाएगा। फिर 5 कोस पे जाओगे तो फिर वो बोली अलग हो जाएगी। काय कर रहे हैं, आनंद खोन जाए हैं, ये हो जाएगी ऐसी बोली। फिर
कट्ठे जा रहा था, उठ खेले गयो था। ये होगी 5 कोस पर, यानी कि उच्चारण में अलग लहजा दिखाई देगा आपको, ऐसे। ठीक है, तो ये है वाणी, बदलती है 5 कोस के अंदर। ठीक ठीक से आपको इसको याद करना है। तो भाई अब इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी मैंने आपको बता रखा है, ये अवधि है। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंदर क्या आ जाएगा, अवधि आ जाएगी। तो ये कई भाषाएं हैं, इसके अंदर अवधि भी है। देखो यहाँ लिख रखा है, इसकी ट्रिक है ABC आपको याद करना है। अवधि है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ये किसके अंदर आएंगी, अवधि के अंदर आ जाएगी। ब्रज, ब्रज में नहीं है, ब्रज की नहीं है ये। भोजपुरी भी ये तो उसकी है, फिर बिहारी में आ जाएगी। मारवाड़ी राजस्थानी के अंदर आ जाएगी। ब्रज की जो है ये भी राजस्थानी में आ जाएगी, यानी कि पूर्वी राजस्थानी की हम बात करें उसमें आ जाएगी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी का हिस्सा नहीं, पूछ रहा है, नहीं है। नहीं कौन सी नहीं है, मैथिली, ये पश्चिमी की नहीं है मैथिली, हरियाणवी भी है। ठीक है, खड़ी बोली भी अभी मैंने आपको बताया, और कन्नौजी भी है। पश्चिमी का मतलब क्या होता है, अब राजस्थान से देखने वाले जो हैं वो किसको समझेंगे, जैसलमेर को समझेंगे ना, इसको आपको भारत को लेकर चलना है। ठीक है, ये भारत को लेकर के चलना है आपको ऐसे। और इसमें ये पूछ रहा है कि पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में यहाँ पर हरियाणा भी आ जाएगा। ठीक है, और जो है खड़ी बोली, ये खड़ी बोली है, कोटपुतली, बहरोड, कन्नौजी, यहाँ पर कन्नौज आ जाएगा। तो ये यहाँ यानी कि भारत से पश्चिमी का जो हिस्सा है ना, ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी बोली में आ जाएगा, पश्चिमी हिंदी में आ जाएगा शामिल। और ये मैथिली जो है, मैथिली इधर है, ये पूर्वी में आएगी, ये नहीं आएगी, इसलिए इसको काट दो। नहीं पूछ रहा है तो नहीं तो यही है। ठीक है, बाकी तो किसके हिस्से में आएंगी, पश्चिमी हिंदी में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे, मैथिली और भोजपुरी किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं, ऐसे क्या लिख दिया है, इसको ऐसे नहीं लिख सकता था। किस उपभाषा यानी कि वर्ग की बोलियां हैं, तो ये किस में आ जाएंगी, मैथिली और भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी में आ जाएगी। ठीक है, ये किस में आएंगे, बिहारी में। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। मगही भी होगी इसकी, मगही को भी कर देना। नेक्स्ट, मारवाड़ी और मेवाड़ी किस हिंदी वर्ग में आती है, तो ये पश्चिमी यानी कि राजस्थानी के अंदर आ जाएंगी, पश्चिमी राजस्थान में, मारवाड़ी और मेवाड़ी। सही उत्तर होगा बी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती भी इसके अंदर शामिल है। मैंने पढ़ा रखा है भाई साहब सारी चीजें, आपको टेंशन नहीं लेना है, परीक्षा के अंदर से ही पूछ रहे हैं। ये देखो आए हुए प्रश्न है PYQ वाला। हिंदी को भारत की राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कब स्वीकार किया गया, 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है कब, 14 सितंबर को। इसको आप इंपोर्टेंट कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे, भारतीय संविधान में हिंदी को किस दर्जे में रखा गया है, बताओ हिंदी को किस दर्जे में रखा गया है, राष्ट्रभाषा है, एक राजभाषा है, एक राजकीय भाषा है। राष्ट्रभाषा भी कोई तय नहीं हुई है, फिलहाल राजभाषा के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। राजभाषा का मतलब क्या होता है, राजकीय भाषा, जिसमें कागजों की कार्यवाही होती है सरकार के द्वारा, न्यायालयों के द्वारा, पुलिस के द्वारा। न्यायालयों में तो खैर इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश में होती है कार्यवाही, लेकिन अब हिंदी को भी देने लग गए, हिंदी में भी होती है। तो हिंदी को राजकीय भाषा बोला जाता है, इसी को हम राजकीय भाषा बोलते हैं, यानी कि कागजों का काम किया जाता है इसके अंदर। इसको राजकीय भी बोलेंगे, हम इसको राजभाषा भी बोलेंगे, लेकिन ये राष्ट्रभाषा नहीं है। क्या नहीं है ये राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्र का मतलब होता है देश की भाषा नहीं है, ये तय नहीं हुई है, ना इंग्लिश है, ना हिंदी है, ना संस्कृत है, ना और कोई सी है। राष्ट्र की भाषा भी तय नहीं हुई है, तय कर लेना, दिमाग में बैठा लेना इसको। राजकाज की भाषा यानी कि राजभाषा है। नेक्स्ट, भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, बताओ। पढ़ा रखा है मैंने, व्याकरण कहलाता है। बताओ क्या कहलाएगा वो, व्याकरण कहलाएगा। इसको हम ग्रामर बोलेंगे, यही चल रहा है अपना व्याकरण।
तो व्याकरण भाषा का क्या होता है? अनुशासन है जो उसे त्रुटिहीन बनाता है, यानी कि गलतियां नहीं होने देता है। व्याकरण ही एक ऐसा शास्त्र है जो छील छील करके उसको ठीक करता है भाषा को, जिससे उसकी लिपि में सुधार हो, उसके उच्चारण में सुधार हो, ये व्याकरण ही करता है। हिंदी व्याकरण को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्ग है, वर्ण है, शब्द है, वाक्य है। वर्ण का मतलब जैसे ये क, ये वर्ण हो गया, कबूतर ये शब्द हो गया, कबूतर आया है, आया है, ये क्या हो गया? वाक्य हो गया। तो क है जो तो वर्ण है, कबूतर शब्द है, आया है, कबूतर आया है पूरा एक साथ, वो क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा, उसको हम वाक्य बोलते हैं। और एक एक वाक्य को जोड़ करके ही पैराग्राफ बनाया जाता है, निबंध बनाया जाता है। ठीक है, आगे हम नहीं जा रहे हैं, फिलहाल तो ये 3 ही चल रहे हैं। इस 3 को ही हम व्याकरण में पढ़ेंगे, पूरे अच्छे लेवल से पढ़ेंगे, एक एक चीज को खोल खोल करके समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपको बिल्कुल भी। चल रहा है ठीक। तो ये देखो, वर्ण है, शब्द है और वाक्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? गलत पूछ रहा है। तो उर्दू देवनागरी में नहीं है, उर्दू किस में आएगी? उर्दू आएगी फारसी में। ठीक है, देखो फारसी लिख रखा है। हिंदी देवनागरी में आएगी, संस्कृत देवनागरी में, नेपाली देवनागरी में, मराठी देवनागरी में, पंजाबी गुरमुखी में, अंग्रेजी रोमन में आ जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? बताओ। लिपि कहेंगे उसको, क्या बोलेंगे? स्क्रिप्ट बोलेंगे, लिपि बोलेंगे। जैसे अब ये जो है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो दूसरा डंडी सी कैसे उछल कूदती चलती है, तो वो ये ध्वनि होगी इसकी। इसके अंदर क्या है? ये कोड निकल करके आएगा, तो ये ऐसी, ये ए है, इसके डंडा लगाएंगे तो ये आ बन जाएगा, तो ये लिपि होती है। ठीक है, लिपि वह माध्यम है जिससे ध्वनि को लिखित रूप दिया जाता है। जैसे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। तो देवनागरी में ए को ऐसे लिखा जाता है। ठीक, हाँ। और जो है ब्रह्मी लिपि में कै को क्या लिखा जाएगा? कै को ये लिखा जाएगा, यहाँ पर कै है तो ये ब्रह्मी लिपि है। ये कौन सी लिपि है? ये ब्रह्मी लिपि है। ब्रह्मी में कै ये है, हिंदी का ये है, ये देवनागरी लिपि है। बताओ क्या है ये देवनागरी है। तो देवनागरी का कै ये है, ब्रह्मी का कै क्या है? ये है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है, एकदम बेस्ट लेवल से समझा रहा हूँ तरीके से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बस हो गया, तो ये रहा अपना आज का सेशन। इसके अंदर हमने कवर कर दिया है लगभग ठीक ठीक चीजें हैं। बाकी और भी कुछ होकर रह जाता है तो उसको हम बीच बीच में टेलीग्राम के ऊपर डालते रहते हैं। इसकी पीडीएफ आपको कल टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल पे पहली बार जुटे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है सारी क्लासें फ्री चल रही हैं और सारी क्लासें फ्री करवाऊंगा मैं आपको, निःशुल्क करवाऊंगा, पैसे देने की जरूरत नहीं है। फिर मिलते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।